नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीआई इनहिबिटर्स दवाइयों के बारे में, जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर एंटासिड दवाइयाँ भी कहा जाता है। दोस्तों, पीपीआई की लिस्ट में आती हैं ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इसोमप्राजोल। ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये पीपीआई में आती हैं, जो कि कई स्ट्रेंथ की आती हैं, जैसे पेन 40, पेन 20, पेन डी, ओमेज 20, ओमेज 40 या फिर सायरा डी वगैरह। तो ये कई नामों से आज मिलती हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं साथियों, जिनको पेट से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती है, तो उन सभी तकलीफ़ों में इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, गैस बनना और भी कुछ पेट की तकलीफ़ें होती हैं, जीईआरडी वगैरह की। और जिन लोगों को एसिड की शिकायत होती है, तेज़ाब बनता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, कड़वा कड़वा कुछ स्टernum के बीच में चलता हुआ दिखता है, तो ये सभी समस्याएं होती हैं हाइपर एसिडिटी में, जो कि पीपीआई कैप्सूल या गोली खाने के बाद में ये एसिडिटी की शिकायत कम हो जाती है और इन परेशानियों में आराम मिलता है। लेकिन साथियों, बहुत से लोग क्या करते हैं, इन दवाइयों का बगैर किसी के प्रेस्क्रिप्शन के कई कई सालों इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार। कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ये कैप्सूल जो होते हैं, ये एसिडिटी को कम करते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथियों, मेडिकल साइंस में मेडिकल फील्ड की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, सप्लीमेंटेशन मेडिसिन को छोड़कर, और जो भी शायद ही कोई दवाई ऐसी होगी जिसको लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक खाया जाता हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना होता हो। अन्यथा सभी दवाइयों का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर रहता है। और ऐसे ही इन पीपीआई का भी साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, जब इन दवाइयों को कई कई महीनों तक, सालों तक लगातार कंटिन्यूस खाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि डॉक्टर्स भी जब किसी बीमारी की दवाई हम लेने जाते हैं, तो सबसे पहली चॉइस में ये कैप्सूल ज़रूर लिख के देते हैं। दोस्तों, वो कैप्सूल इसलिए लिख के देते हैं ताकि जो भी पेन किलर्स या जो एंटीबायोटिक्स या और भी कोई मेडिसिन जो दे रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा क्या करती हैं, एसिड को, जो पित्त होता है उसको ट्रिगर करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, पित्त की मात्रा जो होती है उसको बढ़ाती है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए इस कैप्सूल को दिया जाता है। या फिर उन दवाइयों का पेट पर, जो पेट की सतह होती है, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें अल्सर ना हो, छाले ना हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आदमियों की स्किन डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए इन सब की रोकथाम करने के लिए डॉक्टर्स सबसे पहली चॉइस में इन पीपीआई को लिखते हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि ये पीपीआई दवाइयाँ जितनी भी होती हैं, ये किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। तो दोस्तों, ये इन दवाइयों का सबसे पहला वर्क जो होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होता है हमारे पेट में जो एसिड होता है, जो पित्त होता है, जो अम्ल होता है, उसको कम करने का काम ये करती हैं। इसमें एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ज़्यादा एसिड की मात्रा हो वो कम हो जाए। लेकिन साथियों, फिर भी कई लोग इसको कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक लगातार खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड का लेवल होता है पेट का, वो बहुत कम हो जाता है। जो पेट को जरूरत होती है डेली खाना पचाने के हिसाब से, जितनी मात्रा एसिड की जरूरत होती है, पित्त की जितनी मात्रा की जरूरत होती है, वो उससे भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेट की तकलीफें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथियों, जो एसिड होता है, ये हमारे खाने को पचाने में और खाने में जो जरूरी विटामिन मिनरल्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी शरीर के पदार्थ हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका थोड़ा बहुत रहना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस पित्त का भी, इस एसिड का भी शरीर में रहना खाने को पचाने के लिए, ज़रूरी पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सब दवाइयाँ जब हम लगातार खाते रहते हैं, तो इसके एसिड के लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पच नहीं पाता है और उसके अंदर जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, वो अवशोषित नहीं हो पाते हैं और बॉडी में कई सारी गंभीर समस्याएँ देखने को आती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है और थकान, कमज़ोरी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सभी समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
और जो लोग उम्र-दराज होते हैं उनमें तो ये समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती हैं। आइए साथियों बात करते हैं कि किन-किन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है इस कंडीशन में। तो दोस्तों और क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले विटामिन बी12 की कमी हो जाती है क्योंकि जब एसिड बॉडी में नहीं रह पाता है तो खाने से विटामिन बी12 का अवशोषण कम हो जाता है जिसकी वजह से थकान, कमजोरी, हाथ-पैरों में सुन्नपन, झुनझुनाहट और याददाश्त कमजोर होना और भूख ना लगना जैसी स्थिति देखने को आती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब एसिड की कमी के कारण ये अवशोषित नहीं हो पाता है तो इसका लेवल डाउन होता चला जाता है जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है, मसल्स में तनाव रहता है और कमजोरी रहती है, नसों में सुन्नपन की शिकायत रहती है, हाथ-पैरों में दर्द रहता है, तो ये सभी तकलीफ़ें मैग्नीशियम की कमी के कारण देखने को आती हैं और तीसरा कारण होता है दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण में कमी। जब एसिड की मात्रा कम हो जाती है पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो वो कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां अंदर से झुरझुरी होने लगती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। ये सभी समस्याएं इन सभी कंडीशनों में देखने को आती हैं। साथियों ये जितने भी पीपीआई इनहिबिटर्स में दवाइयाँ होती हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं। इसका हाइपर एसिडिटी में ओनली 2 से 4 दिन या लास्ट 5 दिन तक इस्तेमाल कराया जाता है या फिर आप इसको महीने 2 महीने लगातार खा सकते हो। इसका खाने का 2-3 साल लगातार खाने का कोई भी मतलब नहीं होता है साथियों। इसलिए हमेशा अपने पास में सही जानकारी रखें क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट बॉडी में ज़रूर देती हैं और हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा अनमोल है क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ किस अवधि तक हमें खानी चाहिए। एक साथियों हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपको लंबा खाना एक साथ नहीं खाना, जो बड़ा खाना हैवी मील होती है वो एक साथ नहीं खानी है। दूसरा खाना खाने के बाद आपको टहलना ज़रूर है। वेट मेंटेन रखना है, वज़न को कंट्रोल करके रखें। अगर आप ये सभी चीज़ें अपनी जीवन शैली में करते हो, तो साथियों आप एसिडिटी की शिकायत को कहीं हद तक कम कर सकते हो। और एक तंबाकू और धूम्रपान और जो शराब की मात्रा होती है उसको कम करें या फिर बिल्कुल ही बंद कर दें क्योंकि ये सभी समस्याएँ इसको ट्रिगर करती हैं। और जो लोग तेल, चिकनाई और हेवी खाना खाते हैं, मैदा वाला खाना खाते हैं, फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी कम करें क्योंकि ये भी एसिडिटी बढ़ाती है। और दूसरा साथियों, एक सबसे बढ़िया इसका एसिडिटी को कम करने का तरीका होता है, वो होता है साथियों सुबह खाली पेट आप सबसे पहले पेट भर के पानी पिएँ और गले में जब आप उँगली डालोगे तो उसके माध्यम से आपको उल्टियाँ होंगी, जिसके साथ में पानी के साथ में जो ज़्यादा पित्त बन रहा होगा बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, वो बाहर निकल जाएगा। ये सबसे अच्छा नियम होता है, अगर आप इसको डेली करते हो, तो आपको किसी भी एंटासिड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पीपीआई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी दवाइयों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा आपके पास में। आप कोई भी चीज़ खाओगे, तो जो एसिडिटी बनेगी, वो इससे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, दवाइयों पर कम निर्भर रहें, दवाई तभी खाएँ जब आपको ज़रूरी आवश्यकता हो, उससे पहले दवाइयाँ ना खाएँ क्योंकि ये कुछ ना कुछ बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं और ऐसी हल्की-फुल्की बीमारियों का, हल्के-फुल्के लक्षणों का नेचुरली तरीके से अगर आप इलाज करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी जीवन शैली में ऐड करें और मैं उम्मीद करूँगा साथियों, आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी जो भी चैनल की लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन होती हैं, वो आप तक पहुँच सके।